इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया था। आज कहा था कि इंडेमनिटी और गारंटी दोनों के कंसेप्ट को बताते हुए उसमें अंतर करना था। तो सबसे पहले इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या है और गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसके बारे में जाना जाए, फिर दोनों में डिस्टिंक्शन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आज इंडेमनिटी को यानी क्षतिपूर्ति की संविदा को लेते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि वो सेक्शन 124 में इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति दी है। इंडेमनिटी अब साधारण शब्दों में देखिए कि ये जो क्षतिपूर्ति शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, इंडेमनिटी है क्या। परिभाषाओं पर जाने से सबसे पहले साधारण तरीके से इसको एक बार उदाहरण के द्वारा देखिए इसको, कि सामान्य बोलचाल में, आम भाषा में या सब सोसाइटी में हम इसको किस प्रकार से देखते हैं। तो जनरली आप देखिए कि जैसे कि आप ए हैं और किसी बी के पास सर्विस के लिए आप जाते हैं कि आप मुझे सर्विस पर, नौकरी पर रख लीजिए, कोई बात नहीं। तो वो आपको सर्विस पर तो रख लेता है, लेकिन जब वो सर्विस पे आपको रखता है, जैसे एग्रीमेंट उसने किया आपसे कि वो 2 साल के लिए रखेगा, पहले 3 साल के लिए रखेगा, जो भी उसने समय सीमा निर्धारित की वो मान लीजिए आपको 2 साल के लिए रखेगा, लेकिन उसको ये भी साथ में एक भय सताता रहता है कहीं आप बीच में उसको छोड़ के चले गए तो क्या होगा, जो कि आप सारा काम सौंप देगा तो क्या होगा। तो इसलिए वो कहता है कि देखिए आप मुझे कुछ सिक्योर कर दीजिए कि अगर आपने 2 नौकरी ज्वाइन करने के 3 महीने 4 महीने से पहले अगर आपने जॉब को छोड़ दिया तो आप मुझे क्षतिपूर्ति देंगे, या मैं आपके कुछ समय की जो वेतन वगैरह है मैं उसके बदले में काट लूँ। तो ऐसा वचन देना कि ये कहता है कि देखिए कि अगर मैं नौकरी करने में 6 महीने से पहले अगर नौकरी नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो जो भी आपको नुकसान होगा उसके लिए फिर मैं उत्तरदायी हो जाऊँगा। तो इस प्रकार का बांड जो भरवाया जाता है आमतौर की भाषा में, उसे कहते हैं कि आपने उसे कंपनसेट कर दिया, क्षतिपूर्ति उसको दे दी। तो सामान्यतः क्षतिपूर्ति की संविदा जो आपको दिखाई पड़ती है, साधारणतः वो करता क्या है व्यक्ति, एक व्यक्ति अपने खुद के कंडक्ट से, आचरण से, यानी जो प्रॉमिसर है वो कह रहा है कि मेरे कंडक्ट से अगर आपको कोई नुकसान पहुंच जाए, कोई लॉस हो जाए, और यहाँ तक नहीं, वो आगे इस एग्जाम्पल में यहाँ तक बोल रहा हूँ कि अगर वो मेरे कंडक्ट से अगर आपको कोई नुकसान होता है तो मैं आपको उससे बचाऊंगा, उसके बदले में मैं क्षतिपूर्ति दूंगा। तो इसी बात को परिभाषिक रूप में भारतीय संविदा विधि में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 124 में रखा गया है। और जबकि इंग्लिश लॉ में जो है अगर आप देखेंगे तो प्रारंभिक 2 केस हैं, एक 1827 में निर्णित केस है एडम्सन वर्सेस जार्विस, और दूसरा एक केस है वो डगडेल वर्सेस लॉवरिंग का केस है, जिसमें क्षतिपूर्ति यानी इंडेमनिटी को बताया गया है, इसका प्रभाव क्या है, इसका नेचर क्या होता है, और ये इंग्लिश लॉ की प्रारंभिक अवस्था में आपको दिखाई पड़ता है, जिसे बाद में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 124 में रखा गया है। तो आप देखिए जरा परिभाषा 124 की बहुत सरल परिभाषा है, बस आपको 2 चीज़ों को एम्फसाइज करना होगा दिमाग में कि एक व्यक्ति ये जरूर कहेगा जो प्रॉमिसर है कि मेरे वजह से कोई आपको नुकसान हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति की वजह से अगर आपको नुकसान हो जाए तो फिर मैं लायबिल होगा। इसका मतलब वो आपको नुकसान से सुरक्षित रखना चाहता है, यानी नुकसान से सुरक्षित रखने का जो वचन दिया जा रहा है प्रॉमिसर के द्वारा, यही जो है क्षतिपूर्ति की संविदा के रूप में आपको दिखाई पड़ रही है। तो देखिए अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच, एक ऐसी संविदा जिसके द्वारा वन पार्टी
वन पार्टी का मतलब हो गया कि प्रॉमिसर, एक व्यक्ति क्या कहता है, प्रॉमिस टू सेव, प्रॉमिस टू सेव, मैं आपको सुरक्षित रखूंगा, प्रॉमिस टू सेव, किससे, फ्रॉम लॉस, मैं आपको नुकसान से सुरक्षित रखूंगा। लेकिन वो नुकसान क्या किससे हो रहा है, होगा, कह रहा है कास्ड बाय, वन पार्टी कह रहा है कास्ड बाय कंडक्ट से, आचरण से, किसके कंडक्ट से, प्रॉमिसर हिमसेल्फ, प्रॉमिसर यानी जो वचन जाता है, कहता है मेरे कंडक्ट से अगर आपको कोई लॉस हुई या एनी अदर पर्सन, अन्य किसी व्यक्ति के आचरण से अगर आपको हानि हुई तो मैं आपको क्या रखूंगा, प्रॉमिस टू सेव, मैं आपको सुरक्षित रखूंगा। बिल्कुल छोटी सी परिभाषा इसमें अपने आप शब्दों में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बाय विच, एक संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार, वन पार्टी, प्रॉमिस टू सेव अदर पार्टी, किस दूसरे पार्टी को सुरक्षित रखने का, अदर पार्टी, अदर पार्टी मतलब जिसको आपने वचन दिया है, अदर पार्टी किस बात से, फ्रॉम लॉस कास्ड बाय, और लॉस कैसे हो रहा है, कास्ड बाय, कह रहा है देखिए ये मेरे कंडक्ट से हो सकता है, प्रॉमिसर हिमसेल्फ, और या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से हो सकता है, तो मैं इसके लिए आपको सुरक्षित रखने का वचन देता हूं। तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल दिख गया। और जो इंडेमनिटी दे रहा है, वन हु गिव्स, कि मैं आपको सुरक्षित रखूंगा, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा इंडेमिनीफायर, इंडेमिनीफायर, क्षतिपूर्ति कर्ता कहा जाएगा। यानी जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं आपको सुरक्षित रखूंगा, अगर कोई नुकसान हुआ मेरी वजह से, कि अगर मैं नौकरी छोड़ के चला गया, अगर आपको नुकसान हुआ तो मैं फिर उत्तरदायी होऊंगा। तो ऐसा व्यक्ति जो इंडेमनिटी दे रहा है, क्षतिपूर्ति का आश्वासन दे रहा है, वो कहलाएगा इंडेमनिटी फायर। और जिसको वचन दिया गया है वो उसका धारक है कि हम आपको सुरक्षित रखेंगे, तो जिसको वचन दिया गया है वो कहलाएगा इंडेमनिटी होल्डर, क्षतिपूर्ति धारी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, क्षतिपूर्ति संविदा इंडेमनिटी फाइल करने के लिए, जिसमें एक व्यक्ति यानी प्रॉमिसर कहता है कि मैं आपको कोई भी नुकसान जो होगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने वाला बात होगी कि ये जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है प्रॉमिस टू सेव, और जो लॉस है, ये लॉस किससे क्रिएट होगी, इसी बात को याद रखते हुए हम इंग्लिश लॉ से डिफरेंस करेंगे। यहाँ पर सिंपल, एक आदमी, वन पर्सन प्रॉमिस टू सेव अदर पर्सन को फ्रॉम लॉस, और वो लॉस कैसे हुई है, या तो मेरे कंडक्ट से हुई है या किसी अन्य व्यक्ति के कंडक्ट से हुई है, इससे हम आपको सुरक्षित रखेंगे। और ये जो संविदा है, दिया गया जो वचन है, ये क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। ये बिल्कुल एक सिंपल छोटी सी परिभाषा है। अब देखिए इसका इंग्लिश लॉ का डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्टिव देखना होगा तो एक तो ध्यान देना होगा कि इसके एसेंशियल एलिमेंट्स याद हो गए। तो किसके आचरण से हुई हानि, या तो प्रॉमिसर या अन्य कोई व्यक्ति। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो लॉस हो रही है उसके पीछे जो फोर्स काम कर रही है वो ह्यूमन एजेंसी है, मनुष्य, ह्यूमन एजेंसी है। इसका मतलब जो फायर से कोई लॉस हो जाता है या मैरीन में कोई लॉस हो जाता है तो वो इसमें शामिल 124 में नहीं करते हैं। इंग्लिश लॉ इसके कंपेरिजन में विस्तृत है, वो सभी प्रकार की हानियों को शामिल कर लेता है। तो देखिए इंग्लिश लॉ का जो इसका डेवलपमेंट है, इंग्लिश लॉ का जो डेवलपमेंट है आप और देखेंगे तो दो प्रमुख केस हैं जिसमें डेवलपमेंट हुआ है इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट का। एक केस है एडमसन वर्सेस जार्विस 1827। देखिए कितना बढ़िया है कि 1827 का केस है, और उसके बाद 7 टू इधर कर दीजिए,
तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ईयर तैयार हो जाता है आपका। एडम्सन वर्सेस जार्विस, ये केस इस बात पर प्रकाश डालता है, एक ये केस है और दूसरा केस है केस नंबर 2 डगडेल वर्सेस लॉवरिंग। मेरा ख्याल है ये केस जो शायद 1875 के आसपास का है। तो एडम्सन वर्सेस जार्विस, ये जो पहला, ये दोनों केस हैं, इसमें दो चीज़ों को भी बताया गया है। ध्यानपूर्वक देखिएगा कि जो इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पक्षकारों के बीच में, ये इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है, यानी आचरण के द्वारा भी हो सकता है या एक्सप्रेस भी। तो इस दोनों बातों में ये डिफरेंस भी बताते हैं। तो देखिए जो पहला केस है, तो आपका ऑब्जेक्टिव जब तैयार करना हो तो पहले याद रखिए कि एडम्सन वर्सेस जार्विस का वाद या केस किस धारा से संबंधित है, सेक्शन 124 से। किस कंसेप्ट से संबंधित है, इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति से संबंधित है। तो इसके प्रिंसिपल और किससे है, ये इम्प्लाइड प्रॉमिस पर है, विवक्षित वचन पर है। देखिए इसमें केस में सिंपल फैक्ट, तो आपको अगर सवाल को अगर लेंथ देनी हो लिखने में तो अपने सरल शब्दों में लिख सकते हैं कि ए कोई पर्सन है, चाहे इसको प्लेंटिफ कह दीजिए, कि जो वादी है प्लेंटिफ है, ये ए है यानी ऑक्शनर है, एक नीलाम करता है और इसके पास कुछ कैटल्स हैं, यानी कुछ भेड़ वगैरह बकरियाँ वगैरह हैं, उनका एक झुंड है, कैटल्स हैं, और डिफेंडेंट महोदय इनसे कहते हैं उनके भरोसे पे कि ये मेरे ही हैं, इनके भरोसे पे वो ऑक्शन में नीलाम करके सेल कर देते हैं और ये सोल्ड हो गए, ये कैटल जो है सोल्ड हो गए। बाद में पता चला कि किसी एक्स के हैं। अब जिसके हैं वो ऑक्शनर पर उसने केस फाइल किया, और जब केस फाइल करेगा निश्चित रूप से जब आपके हैं ही नहीं, आपने गलत सेल किए, तो आप लायबिल हो गए। जब आप लायबिल ठहरा दिए गए तो क्वेश्चन ये उठता है कि अब देखिए ये प्रिंसिपल आ रहा है कि ये व्यक्ति जो है, जो प्लेंटिफ है और इनका रिलेशन देखिए, डिफेंडेंट यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने केस जब यहाँ हो गया, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये डिफेंडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने तो केस कर दिया, इसकी प्लेंटिफ की भी बात नहीं है। इस केस में देखिए कि ऑक्शनर है, ये प्लेंटिफ है जो इस केस में जब पढ़ेंगे, और इस ऑक्शनर ने ये कुछ कैटल्स इनके वादे पर बेच दिए, ऑक्शन कर दिए, उनका कि मेरे हैं, तो इस भरोसे पर ये सोल्ड हो गए। उसके बाद पता चला किसी एक्स के हैं, उन्होंने इन पर बात किया और सफल हो गए, तो इनका तो केस खत्म हो गया। अब क्वेश्चन ये उठा कि जो लॉस हुई है ये जो कैटल्स गलत बेचने की वजह से, वो तो इनके कंडक्ट से हुई। तो जब हमने जब परिभाषा देखी थी, तो अब देखिए यहाँ जो डिफेंडेंट है, वन पर्सन प्रॉमिस टू सेव, अब ये इसने क्या कर रखा है, प्रॉमिस टू सेव अनदर, किसको, इन व्यक्ति को, किस बात के लिए, कि अगर मेरे कंडक्ट से या अन्य किसी व्यक्ति के कंडक्ट से, तो यहाँ मेरे कंडक्ट से आप मेरे भरोसे पे आप भेजने गए थे, अगर आपको कोई लॉस हो गई, ये लॉस क्या हो गई, इन्होंने मुकदमा करके डिक्री ले ली, जो आपने बेचा था सारा नुकसान आप दीजिए, तो वो जो आपको लॉस हो गया है, अब आप लॉस की भरपाई ये करेंगे। क्यों, ये इम्प्लाइड प्रॉमिस है, क्योंकि आपके भरोसे पर इन कैटल्स को मैंने सेल कर दिया, वो अन्य किसी व्यक्ति की निकली, यहाँ पे थे ही नहीं, इसलिए ये इम्प्लाइड प्रॉमिस का पहला आपको एग्जाम्पल दिखाई पड़ता है सरल रूप में, इसमें बहुत कठिन नहीं है कि एक ऑक्शनर है, वो डिफेंडेंट के कहने पर जो उसके पोजीशन में कुछ कैटल्स हैं वो नीलाम कर जाता है, बाद में किसी और की निकलती है और वह व्यक्ति ऑक्शनर पर क्लेम करता है। अब ऑक्शनर लायबिल होगा ही होगा, भाई उसकी है ही, आप इनकी है, तो इसलिए अब आपको लॉस तो हो गया। अब लॉस किसके कंडक्ट से हुआ, इन महोदय या महाशय की वजह से हो गया। तो ये कौन है, प्रॉमिसर है, आइडेंटिफायर हो गए, और इन्होंने आपको एम्प्लाइड वचन दिया हुआ है, या आप दीजिए, हम देखते तो हैं। इसका मतलब ये वो 1827 में शुरुआत हो रही है, तो यहाँ आपको एक झलक ग्लिम्स दिखाई पड़ रही है कि इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा, कैसे आगे डेवलप होता रहेगा। दूसरा केस देखिए,
डगडेल वर्सेस लॉवरिंग का। तो डगडेल वर्सेस लॉवरिंग का जो केस है, ये भी ठीक बिल्कुल ऐसे रखिए, इसको बना लीजिए, इसी तरीके से फ्रेम कर लीजिए, याद रहेगा याद करने के लिए। तो देखिए प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लेंटिफ का मतलब जो है इंडेमनिटी होल्डर से है इस केस में। तो जो प्लेंटिफ है उसके पोजीशन में कुछ ट्रक्स हैं, कुछ व्हीकल्स वगैरह, ट्रक्स वगैरह हैं इसके पोजीशन में, और जिसे दो लोग क्लेम कर रहे हैं, जिसे दो लोग क्लेम कर रहे हैं। एक तो डिफेंडेंट क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरे हैं, और एक कंपनी का नाम लिखा है, देख लीजिएगा अपने आप से लिखते हैं, फैक्ट बना रहे हैं तो कि कंपनी है वो कहती है ट्रक्स मेरे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अब ये पूछते हैं इनसे, अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये प्लेंटिफ महोदय इनसे पूछ लेते हैं डिफेंडेंट से कि देखिए ये आप कहे तो रहे मेरे हैं, क्या आप इसके लिए कोई बॉन्ड देंगे, क्या इसके लिए आप कोई बॉन्ड देंगे? ये चुप रहते हैं, ये चुप रहते हैं डिफेंडेंट महोदय। तो उसके बाद ये जो ट्रक्स जो हैं इन्हीं को दे देते, सौंप देते हैं। बाद में पता चलता है नहीं वो तो ये केपीएन कंपनी के थे, और इन्होंने इनके ऊपर मुकदमा किया और इनको लायबिल ठहराया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब यहाँ पर जब इन्होंने इनसे पूछा महोदय से कि देखिए क्या आप इसके लिए बांट देंगे, चुप रह गए। तो चुप रहना यहाँ इम्प्लाइड प्रॉमिस की ओर इशारा करता है कि हाँ देखिए दीजिए, अब मेरे ही तो है, अगर कुछ नुकसान हुआ तो मैं लायबिल होगा। तो यानी किसका कंडक्ट हुआ? प्रॉमिस है यानी डिफेंडेंट का। डिफेंडेंट का कंडक्ट कैसा है? एक्सप्रेस है? नहीं, यहाँ एक्सप्रेस नहीं है, यहाँ कंडक्ट कैसा है? इम्प्लाइड है, आचरण से विवक्षित है। इनके जवाब में कुछ न देना इस बात को बताता है कि इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया है, तो अस्वीकार भी नहीं किया, रिजेक्ट भी नहीं किया। कोड मान चलता है कि इन्होंने अपने आचरण से स्वीकार किया है। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसको आप बता सकते हैं कि इंग्लिश लॉ में जो शुरुआत हुई है एडम्सन वर्सेस जर्विस, और ये तो बाद में डगडेल वर्सेस लॉवरिंग, इन दोनों केस से आपको क्षतिपूर्ति की संविदा का जो एक प्रभाव है वो दिखाई पड़ता है। साथ में यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि क्षतिपूर्ति की जो संविदा इंग्लिश लॉ में जिस तरीके से है वो भारतीय विधि से काफ़ी विस्तृत है, क्योंकि वो अन्य प्रकार की सभी प्रकार की हानियों को शामिल कर लेती है, चाहे वो ह्यूमन एजेंसी के अतिरिक्त हुई हो। तो आपको आज केवल इस केस लॉ के साथ में यहाँ तक बताते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके एसेंशियल एलिमेंट्स के साथ में जो अधिकार और कर्तव्य हैं जो सेक्शन 125 में बताए गए हैं उन पर भी विचार करेंगे।